ये लिनाज की तरफ से जो है मैथमेटिक्स का क्लास जो है शुरू की जा रही है। जी हाँ, इसमें जो है इनका जो है एक पर्पस रहा है कि जीरो से हीरो बनाना है हमें। सभी स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थी को जो गणित में जो है बिल्कुल जीरो है, उसको कुछ नहीं आता है, उसके लिए जो है यहाँ से जो है आपको स्टार्ट किया गया है क्लास। जी हाँ, तो जीरो से आप हीरो कैसे बनेंगे, इसके लिए आइए हम तैयार होते हैं और शुरू करते हैं क्लास। जैसा कि गणित में हम जो है सबसे पहले क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अनंत तक, जहाँ तक आप गणित में गिनती सीखते हैं या फिर लिखना सीखते हैं, वो क्या सीखते हैं, ये संख्या। इसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गणित में हम कहाँ से सीखते हैं, 1 2 से। 1 2 से जो है हम गणित में सीखते हैं, अनंत तक सीखते हैं, यानी 2 कण हो, चाहे 12 कण हो, 10 कण हो, 11 कण हो, या फिर जहाँ तक हो सके आप अनंत तक, अरब तक हो, खरब तक हो, जहाँ नील, दशमील, पौध, 10 पौध, जो भी कुछ आप सीखते हैं गणित में। तो सबसे पहले गणित में हमको स्टार्ट कहाँ करना पड़ता है, 1 से, 1 2 3 से। ठीक है, इस सभी चीज़ को जो है हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संख्या। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम संख्या बोलते हैं। अब हमारी क्लास जो है यहीं से शुरू हो जाता है। कहाँ से, 1 2 से। 1 2 से जैसे ही हम सीखते हैं कुछ भी, वो संख्या कहलाता है। और संख्या को हम जानते हैं कि यहाँ 2 भाग में इसको बांटा गया है। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, संख्या को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला है संख्या को यहाँ 2 भाग में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या आप जो भी कुछ सीखते हैं, 10 हो, 20 हो, 50 हो, अरब हो, 10 खरब हो, कुछ भी आप लिखते हैं, जैसे कि हम 1 लिख दिए, 5 लिख दिए, 8 लिख दिए, ये सभी क्या है, संख्या है। पर कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। इसमें जो है माइनस अगर 8 हम लगा दिए तो ये भी मेरा एक संख्या है। ठीक है, √3 लिख दिए तो ये भी मेरा एक अलग संख्या है। इसको हम कौन सी संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब जैसे हम बट्टा में लिखते हैं 1/2 या 4/7 4/7, तो ये सभी जो है संख्या कहलाता है। पर कौन सी संख्या, ये वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, इसी को हम जो है वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ाई करेंगे कि ये 1 और 5, ये -8, और ये जो है रूट के अंदर 3 जो है वो सब क्या, कौन सी संख्या कहलाती है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। थोड़ी सी हम काल्पनिक संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि संख्या 2 प्रकार की होती है। एक जो होता है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या कहलाती है, जैसा कि आपको हम यहाँ बताया है कि रूट जो है 3, तो ये धनात्मक है। धनात्मक यानी कि प्लस में है, नहीं कुछ है तो ये क्या है, प्लस में है। रूट के अंदर प्लस में वो संख्या है 3। लेकिन यही रूट जो है -3 अगर रहे तो ये काल्पनिक संख्या कहलाता है, क्योंकि इसका जो है कोई सटीक जो है वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम काल्पनिक बोलते हैं। पर इसका भी जो है ये क्या है, धनात्मक में है, इसका सटीक निकले या ना निकले ये वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, पर ये क्या है, काल्पनिक संख्या होगी, इसकी कोई निश्चय नहीं है, इसकी अता पता, यानी यूँ कहा जाए कि इसका जो है 0 कुछ माने ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम काल्पनिक बोलते हैं। जैसा कि अगर काल्पनिक में दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो -7। ठीक है, माइनस जो है 11 ले लीजिए, रूट के अंदर माइनस जो है 13 ले लीजिए। ये सभी के सभी जो है इसका सटीक जो है कोई जो है वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे, ये काल्पनिक संख्या कहलाएंगे। पर इधर जो रूट के अंदर 3 है तो इसका भी तो नहीं निकलेगा, पर ये धनात्मक में है, इसलिए इसको वास्तविक में रखा गया है। ठीक है, तो आइए अब वास्तविक संख्या के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे।
अब आइए वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हुए, जैसा कि अभी अभी आपको हम दिखाए हैं कि रूट के अंदर 3 है, 1 है, 5 है, 8 है, -8 है, या फिर जो है 4/7 है। तो ये कौन कौन सी संख्या है, तो ये सभी संख्या इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या। सबसे पहले हम इसमें वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को जो है वैसे तो n से जो है दर्शाया गया है। इसका जो है शॉर्टकट नाम जो है, अगर कहीं n लिखा हो ऐसे या ऐसे कैपिटल या स्मॉल, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो। जैसे गिनती हम सीखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, अभी अभी जो है 10 11 12 तक जो हम लिखे थे, ठीक वैसे ही आप जो है अनंत तक लिख लीजिए। ठीक है, तो ये अनंत तक जहाँ तक आप लिख सकते हैं वहाँ तक लिखिए। तो ये सभी के सभी क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक है प्राकृतिक संख्या की असल पहचान है कि 1। ठीक है, अब हम सीखते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर, यानी अब जो है यहाँ तो आप ये सीख ले, इसको जो है ये W जहाँ भी लिखा होगा समझ जाइए कि वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 से तो हम सीख लिए अनंत तक। अब हमको जो है 0 की कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो ये 0 से जहाँ स्टार्ट हो जो गिनती या फिर जहाँ भी लिखा जाए, तो समझ जाइएगा कि ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपको एक चीज़ कॉमन सी चीज़ है जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ भी 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें एक प्लस जो है क्या बढ़ा हुआ है? वो प्लस बढ़ा हुआ है, एक प्लस बढ़ा हुआ है कि 0। बस 0 बढ़ जाने से ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, पर यहाँ 0 कम जाने से वो क्या, कौन सी संख्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब यहाँ जो है पूर्णांक जो संख्या होती है, पूर्णांक, जी हाँ, अब इसको हम कैसे समझेंगे कौन सी संख्या पूर्णांक है? ठीक है, तो पूर्णांक के लिए अब क्या किया गया है कि जैसे कि यहाँ हम 0 से स्टार्ट किए। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 अनंत तक हम गए। ठीक है, अब यहाँ हम 0 लगा दिए तो ये क्या हो गया? अब यहाँ अगर हम 0 लगा दिए तो ये कौन सी संख्या हो गया? ये संख्या हो गया आपका कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। लेकिन 1 2 जो हो गया वो कौन सी संख्या हो गई? वो संख्या हो गई आपको जो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब जो है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में अब क्या जुड़ जाता है? तो -1 -2 -3, यानी इसको भी आप अनंत तक पकड़ लें। ये भी आपको अनंत तक, जहाँ तक 1000 1000 -1000 -5000 -8000 जहाँ तक आप लिख सके वो संख्या इधर भी अनंत होगा उधर भी अनंत होगा। वो सभी संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या में क्या आ जाता है? ये ऋणात्मक संख्या, यानी माइनस वाली संख्या वो ऋणात्मक कहलाती है। नहीं कुछ है तो इसको हम प्लस वाली संख्या बोलते हैं यानी धनात्मक बोलते हैं। ठीक है, पर ये जो है पूर्ण संख्या 0 जो है वो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है हम आप समझ गए कि पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? प्राकृतिक की सबसे छोटी संख्या आप आसानी से कह सकते हैं कि वो 1 है। ठीक है, चाहे आपको ये भी क्वेश्चन आ जाए कि दुनिया की सबसे प्राकृतिक छोटी सी छोटी संख्या आप बताएं, तो वो आप सीधे 1 लिख दीजिए। लेकिन यहीं पे जो है अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोला जाए तो वो अनंत है, वो अनंत है, उसका कोई जवाब नहीं होगा, उसमें नहीं आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए 1 से लेकर अगर 6 तक लिखा हुआ है और इस 6 में अगर बोल दिया जाए कि इनमें से जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप यहाँ 6 तक अगर लिखा हुआ है तो वो संख्या को आप दर्शा सकते हैं। जैसे अगर 1000 से लेकर के 10,000 तक लिखा हो और आपको बोल दिया जाए कि उसमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी है सबसे छोटी और बड़ी, तो आप स्पष्ट रूप से शुरू वाला जो स्टार्टिंग है उसको आप क्या कीजिएगा, वो छोटी संख्या आप लिख दीजिएगा और जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे बड़ी संख्या कहलाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से 2-3 क्वेश्चन उसमें बनता है। अब होल नंबर में भी वही
अब होल नंबर में भी वही है, ठीक है। होल नंबर में सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है, और सबसे बड़ी वो भी अनंत है। पर इस तरीक़ा से अगर लिखा रहे तो उसमें भी आप वो सेम प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसमें जो है, इसमें भी आप जो है इसका वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। पूर्णांक संख्या का वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो इसमें आइए पूर्णांक संख्या को अब दर्शाते किस चीज़ से है ये भी हम जान लेते हैं। तो आपको हम बता दें, पूर्णांक संख्या को हम z से दर्शाते हैं। जहाँ z लिखा हो शॉर्टकट में समझ जाइए कि वो जो है सो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक संख्या को वैसे इंग्लिश में इंटीग्रेस बोलते हैं, लेकिन इसको z क्यों बोला गया है। तो आपको हम बता दें, ये जहल है, जहलेन, यानी कि जर्मन के शब्द से लिया गया है, जहलेन से, ठीक है, जहलेन से लिया गया है z, ठीक है। लेकिन यहाँ जहलेन में जहल, जर्मन में जहल को गिनती बोलते हैं। जर्मन में जो है, जर्मन में जहल को क्या बोलते हैं, गिनती बोलते हैं। इसलिए ये गिनती की संख्या को हम z से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये पूर्णांक संख्या कहलाता है। अब आइए आगे हम जानते हैं। हम 1 2 सीख गए, उसके बाद 0 वाला जो है काउंटिंग का हम सीख गए, उसके बाद माइनस का भी हम सीख गए कि ये सभी संख्या कौन कौन सी संख्या है। आप 1 2 से स्टार्ट करते हैं तो प्राकृतिक है, 0 से स्टार्ट किए तो वो पूर्ण संख्या है। अगर माइनस से स्टार्ट करते हैं यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या को आप लेकर के चलते हैं तो वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। लेकिन अगर आपको अब जो है उसी संख्या में अब आगे चल करके अलग अलग संख्या बनती है, अब क्या संख्या बनती है तो आपको हम बताते हैं। प्रावर्ती और उत्तरवर्ती दोनों एक ही संख्या है, इसको प्रावर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, प्रावर्ती या उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसके बाद वाली संख्या आए उसी को हम उत्तरवर्ती या फिर प्रावर्ती संख्या बोलते हैं। जैसे आप हमको बताइए, 1 है तो 1 के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑटोमेटिक है 2 लिखेंगे। तो 1 का उत्तरवर्ती या प्रावर्ती संख्या बोल दे तो आपका उत्तर होगा 2, ठीक है। अगर 4 है तो 4 के बाद अगर कौन सी संख्या आएगी, तो वो तो डायरेक्ट 6 नहीं आएगा, वो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर होगा, ठीक। फिर अगर आपको ये बोल दिया जाए कि 550 का जो है उत्तरवर्ती संख्या लिखें, तो 550 का उत्तरवर्ती संख्या आप क्या लिखिएगा, उत्तरवर्ती यानी कि उसके बाद वाली संख्या। तो 550 के बाद मेरा 551 ही आता है, ठीक है। इसलिए ये मेरा 551 जो है ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 550 के बाद 551, फिर 552। तो 552 उत्तर कब लिखेंगे हम, जब 551 का प्रावर्ती या उत्तरवर्ती बोले तब, अन्यथा मेरा उत्तर जो है वहीं पे जो है, अन्यथा मेरा उत्तर यही है, ठीक है, 551। अब आइए हम पूर्ववर्ती संख्या अनुवर्ती संख्या के बारे में जानते हैं। तो ठीक जैसे आप समझे हैं कि ये बाद वाली संख्या, तो इसमें क्या है कि ठीक इसका उल्टा है। उल्टा क्या, इसका जो है विपरीत, विपरीत मतलब कि उल्टा, उसका उल्टा, उल्टा यानी ये बाद वाली संख्या तो इसमें है पहले वाली संख्या। पूर्ववर्ती संख्या वैसी संख्या है जिसके पहले की संख्या दर्शाई जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या। जैसे कि अगर हम 4 यहाँ लिए हैं, जैसे अगर हम यहाँ 4 रखे हैं तो 4 के पहले कौन सी संख्या आती है, पहले क्या आती है, 3 आता है। 3 के बाद तो हम 4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सटीक उत्तर हुआ। अगर 4 के बाद अगर हम 5 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। ये कौन सी संख्या है, ये संख्या कहलाएगा आपको उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है। ये कौन सी संख्या कहलाएगा, 4 के बाद, 4 के बाद कौन, सॉरी, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी संख्या, पहले वाली संख्या, ठीक है। यानी 4 से पहले कौन सी संख्या थी, तो 3 था, इसलिए ये 3 मेरा उत्तर। इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम कि एक नंबर ले लेते हैं। नंबर क्या, वही हम लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, जो आप आगे पढ़ाई किया। यहाँ क्या करते हैं हम, नेचुरल नंबर जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरह जो है अनंत तक हम लिख लेंगे।
लेकिन इसमें हमको पहचानना है कि कौन सा सम है और कौन सा विषम है। ठीक है, इसमें हमको इस नेचुरल नंबर में हमको पहचानना है कि कौन सा सम है कौन विषम है। तो वैसे आपको हम बता दें कि सम और विषम में एक का अंतर है। ठीक है, तो ये जो है दो जो है वो मेरा कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, 4 जो है ये भी मेरा सम संख्या है। ठीक है, तो ये 3 जो है मेरा विषम संख्या है। यहाँ ये 5 भी मेरा क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखिए कि इसमें कैसे पता करें कि ये मेरा सम है कि विषम है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, 6, 8, 10, यहाँ हम ले लेते हैं 7, 9। अब ऊपर वाला जो भी संख्या आपको मिल रहा है वो सम संख्या है, नीचे वाला विषम संख्या है। ठीक है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी जो है क्या है, विषम संख्या है। ऊपर वाला जो है सम संख्या है। इसकी पहचान क्या है वो आपको हम बता देते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पे जो है कट जाए, 2 से क्या देने पे, भाग देने पे कट जाए, उसको हम क्या बोलेंगे तो सम संख्या बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2 से अगर हम 2 में भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कट जाता है पूर्णतः। पूर्णतः जो कट जाए यानी 0 आ जाए, ठीक है, शेषफल, वो संख्या क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। फिर वही हम दूसरा जो है चेक कर लेते हैं कि 4 मेरा सम संख्या कैसे है। ठीक है, 4 को लेते हैं तो 2 दूना 4, ये भी मेरा 0 आ गया, तो 4 भी मेरा क्या है, सम संख्या है। ठीक है, और अंतर हमको कितना देखने को मिल रहा है, 1 का। ठीक है, एक अगर विषम है तो 2 मेरा सम है, 3 विषम है तो 4 मेरा सम है। ठीक है, यहाँ 6 ले लिए तो 6 को भी हम क्या देखते हैं, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ फिर 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हम सभी में जो है एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि वो जो है मेरा क्या है, सम संख्या और विषम की जो पहचान है वो यही है। 2 से भाग देने पे जो संख्या का शेषफल 0 आ जाए वो संख्या क्या कहलाएगी, वो सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाएगी। ठीक है, फिर यहाँ हम 8 को देख लेते हैं, तो 8 में भी हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 2 चौका 8, यहाँ जो है शेषफल मेरा 0 आया। तो इसलिए ये सभी संख्या क्या है, वो मेरा सम संख्या है। 2 को आप नोट कर लीजिए कि वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूर्णतः पूरी कट जाए, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, यानी इवन नंबर बोलते हैं। वही हम विषम संख्या में चेक करते हैं तो ठीक इसका विपरीत है। वैसी संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता हो, वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसमें भी हम जो है भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि 2 से 1 में तो वैसे ही विषम है, 3 में देते हैं। ठीक है, तो 2 एकान 2, ठीक है, 2 एकान 2, यानी 1 मेरा शेष बच गया। ये क्या हो गया, ये शेष रह गया। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये जो है आपको ये देखिए 3 में जो है 1 शेष आ जाता है, इसलिए ये जो है मेरा विषम संख्या है। ठीक है, अंतर कितना का है, 1 का है। अगर 3 में से 1 घटा दीजिए तो वो 2 हो जाता है, तो वो सम संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर वही जो है अगर जोड़ दिया जाए तो पर भी सम संख्या कहलाएगा। विषम में 1 जोड़ दें तो सम हो जाता है, और सम में अगर 1 घटा दे तो विषम हो जाता है। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सम संख्या वैसी सभी संख्या है जिसमें 2 का अंतराल होता है। 2 से स्टार्ट कीजिए और 2 का अंतराल लेते चले। 2 के बाद आपको 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, और इस तरह जो है अगर कोई सा भी संख्या अगर आप लेते हैं तो वो सभी संख्या सम कहलाती है, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि जैसे हम 108 ले लिए तो ये भी मेरा सम संख्या। कहिए क्यों, क्योंकि यहाँ हम क्या देखते हैं कि 2 से भाग देने पे ये मेरा जो है क्या होता है, 2 से भाग देने पे जो है पूरी कट जाता है। ठीक है, 2 से भाग देने पे क्या हो जाता है, पूरी कट जाता है। 2 पंचे 10, ठीक है, माइनस कीजिए 10, यहाँ 0 हुआ, 8 उतारे। फिर हम वही देखते हैं कि 8 में भी 2 चौका 8,
पूरा पूरी कट जाता है, ठीक है। इसलिए ये 108 भी मेरा क्या है, वो सम संख्या है, ठीक है। तो सम की पहचान आप कर लिए। विषम की पहचान के लिए आपको क्या है, जैसे 9 है तो 9 में भी आप क्या कीजिए कि इसमें भी भाग दे करके देखिए, ठीक है। क्या कीजिए, 9 में जो है 2 से भाग दीजिए। यहाँ देखिए कि इसमें जो है 2 चौका 8, ठीक है। यहाँ शेष 1 आ जाता है, इसलिए ये विषम संख्या है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो वो संख्या मेरा सम हो जाता, लेकिन जब ये शेष 1 आता है तभी आप समझ जाइए कि ये मेरा क्या है, ये विषम संख्या है, ठीक है। 9 मेरा क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो इस तरह आप देख लिए कि सम और विषम में जो है क्या अंतर है, ठीक है। तो हम आसानी से जो है आगे लिख सकते हैं। 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद जो है 15, 15 के बाद जो है हम अनंत तक इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक का अंतराल दीजिए और एक का अंतराल पे आप क्या पाइएगा, एक सम होगा, एक विषम होगा, एक सम होगा, एक विषम होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर में एक का अंतराल दे दीजिए, ठीक है। वो आपको जो है सम संख्या 2, 4, 6 इस प्रकार का जो भी संख्या आएगा वो सम कहलाएगा, और नीचे 1, 3, 4, 5 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार का जो भी संख्या आएगा वो क्या होगा, विषम आएगा, ठीक है। इसमें आपको जो है शेषफल 1 आ जाएगा, वो पूर्णतः कट जाएगा। टोटल खेल कितना पे है, सम विषम में 2 का खेल है, ठीक है। अब आइए हम भाज्य और अभाज्य के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और देख लें कि सम संख्या की सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी कहलाती है, तो वो जो है 2 कहलाती है। लेकिन विषम संख्या की सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन कहलाती है, तो 1 कहलाती है, ठीक है। इस तरह आप नोट कर लें और याद रख लें। और सबसे बड़ी संख्या सेम वैसे ही है कि वो अनंत है तो उसका हो नहीं सकता होता, लेकिन इस तरह अगर गिन करके बोला जाए, इस तरह दिया हो अंक, तो उसमें आप कह सकते हैं कि विषम संख्या की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 1 से लेकर 15 तक अगर दिया जाए तो वो आप इस तरह 15 को जो है आप उत्तर दे सकते हैं। गणित ऐसा चीज़ है बच्चों कि इसमें आप जितना इसे तोड़ फोड़ कीजिएगा उतना ही आप समझिएगा, ठीक है। तो गणित को समझने के लिए आप जो है बिल्कुल स्थिर होकर के, एकांत होकर के पढ़ाई कीजिए, तो आप हर एक चीज़ जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भारी मैटर है नहीं, ना भारी चीज़ है, ठीक है। तो गणित जो है सो बहुत हौला है। तो आइए अब आगे हम पढ़ाई करते हैं क्या, भाज्य अभाज्य के बारे में। भाज्य अभाज्य के बारे में अब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए। सेम वही प्रोसेस हम करते हैं भाज्य अभाज्य में भी, कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या हम लेते हैं और उसमें से उसको हम छटिंग और कटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ तक हम ले लिए नेचुरल नंबर, कहाँ तक, 6 तक जो है हम नेचुरल, 5 तक जो है नेचुरल नंबर ले लिए। अब इसमें हमको पहचानना है कौन सा भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि ये 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसलिए इस 1 को जो है हम साइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1 को हम साइड करके रख लेते हैं। अब 2 को आइए, 2 की बारी है, तो 2 यहाँ मेरा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन 4 जो है मेरा, 4 क्या है, वो मेरा जो है 4 जो है क्या है, 4 मेरा भाज्य संख्या है। अब कैसे है इसकी भी हम पहचान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं भाज्य अभाज्य में क्या अंतर है। भाज्य अभाज्य की पहचान ये है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 और 3 आता हो, जिसका गुणनखंड कितना, 2 और 3 आता हो। जिसका गुणनखंड 3 आएगा, 3 गुणनखंड होगा, वो भाज्य संख्या कहलाएगा, और 2 आएगा तो वो कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। 3 से अधिक रख लीजिए, कम से कम 3 और अधिक से अधिक जो है कितना, अनंत। 3 से अधिक, ठीक है,
यानी 2 से अधिक आप बोल सकते हैं, ठीक है, 2 से अधिक आप बोल सकते हैं। और इसका केवल और केवल जो है कितना, केवल और केवल 2, इसका गुणनखंड कितना होगा, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा, ठीक है। चलिए, अभाज्य संख्या की पहचान क्या है कि केवल और केवल 2 ही गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड आना चाहिए। भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। 2 से अधिक यानी 3, 4, 5 जितना आ सके, ठीक है। कौन सी गुणनखंड में भी बच्चे जो है बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत कन्फ्यूज करते हैं, तो इसको आप समझिए। जैसे 4 को आप 4 गुने 1 कर सकते हैं, ठीक। फिर इस तरह आप 4 को जो है 2 गुने 2 कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है कि भाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और 2, ये 2 पकड़िए, ये कोई एक पकड़ लीजिए, फिर ये 4, इसमें कितनी संख्या आ रहा है, ठीक है। भाज्य संख्या में इसका गुणनखंड में जो है संख्या मतलब क्या, संख्या ये नहीं आपको पकड़ना, बल्कि संख्या अलग अलग प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1, ठीक, फिर यहाँ 2 और 4, ठीक है। यानी इसकी जो है गुणनखंड में कितनी संख्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 1, 2 और 4 का, ठीक है। वहीं अगर 2 का देखिए आप, तो 2 का क्या होता है कि 2 का सिर्फ 2 ही आता है, ठीक है, स्वयं और 1। फिर 3 का देख लीजिए, 3 का भी 2 ही आता है, 3 गुने 1, ठीक है। 5 का भी वही हाल है, 5 गुने 1। यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं और 1 आता हो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आता हो वो कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या। आइए अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। चलिए, यहाँ 4, 6, 8, 18, कुछ भी आप ले लीजिए, 49, 9, ठीक है। ये सभी ऊपर वाली संख्या जो है वो मेरा भाज्य संख्या है, नीचे वाली जो भी संख्या होगी वो मेरा अभाज्य संख्या रहेगी, ठीक है। जैसे आप कटिंग करके देख लीजिएगा, हम ले रहे हैं 7 या 17 कहिए, या फिर जो है यहाँ ले लीजिए 13, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। जो है 49 का भी आप देख सकते हैं 7 गुने 7, जब 7 गुने 7 आ गया तब जो है ऑटोमेटिक है कि आप ये देख सकते हैं कि 49 गुने 1, ठीक है। इसको भाग से भी आप प्रयास कर सकते हैं, भाग द्वारा भी। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि ये मेरा भाज्य संख्या है और नीचे वाला जो है अभाज्य है। इसकी पहचान क्या है, तो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक आता हो वो भाज्य कहलाता है, जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 आता हो वो स्वयं और कितना 1, स्वयं और 1 आता हो तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे 1 जो है, हम बोले हैं कि 1 जो है ना ही भाज्य है और ना अभाज्य है। तो 1 को हम देखिए, यहाँ 1 को अगर गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो 1 गुने 1, क्योंकि वो स्वयं भी 1 है और 1 भी 1 है, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है केवल और केवल 1 ही आता है, ठीक है। इसलिए जो है सो 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, 1 ना तो मेरा भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य। इसको आप याद रखें, ठीक है। 1 ना तो मेरा भाज्य है और ना ही अभाज्य। अब जो है भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी कहलाएगी, तो 4 कहलाएगी। लेकिन वहीं अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या कहलाएगी, तो 2 कहलाएगी। अब इसमें एक और प्रश्न बनता है
कि सबसे छोटी सी छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ आप स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है। अब विषम में अगर पूछा जाए तो 3 जो है विषम भी है और अभाज्य है। तो विषम संख्या की सबसे छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या, क्या विषम संख्या की सबसे छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि 3 है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ 1 जो है ना तो मेरा भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। तो इस तरह आप समझ आइए हम जानते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में। जी हाँ, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले जब ये आपको सह लग जाए, सह, तो समझ जाइए कम से कम 2 संख्या होगी। 2 संख्या आप कोई सा भी संख्या बोलिए। अब मान लीजिए यहाँ हम 25 ले लिए, 25। अब दूसरी संख्या क्या ले, हम 28 ले लेते हैं। ठीक है। या यूँ कहिए आप कि 26 से ले लेते हैं। ठीक है। तो कुछ भी आप ले लीजिए, यहाँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जो है वो 2 संख्या हम ले लिए, 25 और 26। अब इसका मौसो हम निकालेंगे तो क्या आएगा, मौसो क्या आता है, यहाँ हम देखते हैं 25 का मौसो हम निकालते हैं, 25 और 26 का। ठीक है। तो 25 एकन 25, ठीक, 1। अब यहाँ हम 25 में दे रहे हैं। ठीक है। तो इसका मौसो हम देख रहे हैं कि 25 मरतबे लग ही जा रहा है, यानी कि ये स्पष्ट है कि इसका मौसो जो है वो 1 आया। इसका जो है HCF जो है, HCF जो है कितना आया, 1 आया। ठीक है। तो ये 25 और 26 क्या है, प्राइम नंबर है। हाँ, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि 25 और 26 अगर आपसे बोला जाए क्या ये जो है सह अभाज्य संख्या है, तो आप इसको क्या बोलिएगा कि हाँ 25 और 26 क्या है कि सह अभाज्य संख्या है। लेकिन वहीं अगर 28 और 26, 28 अगर बोला जाए क्या ये सह अभाज्य संख्या है, तो आप इसको नहीं कहिएगा। क्यों नहीं कहिएगा, क्योंकि 2 सम संख्या, और 2 सम संख्या कभी भी जो है सो आपको सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। यहाँ एक जो है विषम संख्या है, दूसरा सम संख्या है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या बनता है, क्योंकि इसका जो है HCF जो है 1 आता है, और जिसका HCF जो है 1 आता हो वही सह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है। जिसका HCF 1 आता हो, यानी महत्तम समावर्ती 1 आता हो, वो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। 2 सम संख्या आपस में कभी भी 2 सम संख्या जो रहेगा तो वो सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अब आप जो है ये भी कह सकते हैं कि 9 और 12, क्या इसका जो है HCF 1 आएगा? तो हम यहाँ जांच के देखते हैं कि 9 भागा 12, ठीक है, 9 का 9, 3 और यहाँ 9 देते हैं। अब यहाँ हम चेक करते हैं तो देखते क्या है कि 3 तिया 9, यानी 9 और 12 जो है ये क्या है कि ये मेरा जो है सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका HCF जो है कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। आप ध्यान दीजिए कि इसका HCF कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो इसलिए जिसका HCF 1 नहीं आता है जिसका HCF 1 नहीं आता है वो अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। जैसे ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, और ये भी 26 और 28 भी सह अभाज्य संख्या नहीं है। केवल और केवल यहाँ जो है आपको ये नोट करना है कि जिसका HCF 1 आता हो
वही जो है सह अभाज्य है। अब आइए हम जानते हैं युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है। तो युग्म अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिस संख्या के अंतराल में, यानी कि अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ये हम लिखे हैं और इसके अंतराल में अगर 2 का अंतर नहीं है, 2 का अंतर मतलब क्या कि यहाँ आप ध्यान दे दीजिए, 2 यानी कि 1 के बाद 3 आना चाहिए, इसमें 2 का गैपिंग है, ठीक है। फिर 3 और 4 में 1 का गैपिंग है, इसलिए 2 का गैपिंग होना चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? 2 का गैपिंग होनी चाहिए, यानी 2 का गैपिंग जब ही रहेगा तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? युग्म अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 का गैपिंग रहने पर। जैसे 1 और 3 का जो है, 1 और 3 जो है ये कौन सी संख्या है? युग्म अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ 2 ठू है, 5 और 7, तो ये जो है युग्म अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप समझ गए होइएगा कि 2 का गैपिंग वाली संख्या जो है वो क्या कहलाती है? युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। हम जानते हैं कि यहाँ जो है एक चीज़ आपको युग्म अभाज्य संख्या के बारे में जानना जो है बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले युग्म, यहाँ अभाज्य दिए हुआ है। अभाज्य मतलब 1 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, ठीक है। एक तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए और दूसरा जो है 2 का गैपिंग होनी चाहिए। कितने का? 2। अंतराल जो है 2 है ना, 2 का गैपिंग होनी चाहिए। 5 है तो 7 होनी चाहिए, 6 नहीं, ठीक है। फिर 1 है तो 13। अब यहाँ जो है मान लीजिए 11 है तो 13 होना चाहिए। इस बीच से एक गैपिंग हट गया, वो क्या था? 11 के बाद 12 आता है, इसलिए 2 का गैपिंग होनी चाहिए। 1 के बाद डायरेक्ट अगर 13 आता है तो ये युग्म अभाज्य संख्या कहलाता है। एक तो अभाज्य है, दूसरा जो है 2 संख्याओं का गैप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? युग्म अभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए हम जानते हैं परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो परमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परमेय संख्या वैसी संख्या जिसको पी क्यू के रूप में हम लिख सकें। जी हाँ, पी क्यू के रूप में यानी बट्टा के रूप में जो है हम लिख सके, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या, ठीक है। जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5 ये है, ये तो संख्या है, आप भी जानते हैं। लेकिन इसी में आप बट्टा इसे कर सकते हैं, नीचे 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो इसको अगर आप बट्टा के रूप में लिख लिए तो यही चीज़ जो है परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं कि अगर हमें जो है 5/7 मिल जाए तो ये परमेय संख्या है, ठीक है। यानी वैसी संख्या, किसी भी संख्या को आप बट्टा के रूप में अगर लिख सकते हैं तो उसी को जो है परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो परमेय संख्या, आप रेशनल नंबर आप समझ गए होइएगा कि परमेय संख्या किसको बोलते हैं। जैसा कि थोड़ी आगे चल के जो है हम बात करते हैं, एक कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आपको हम दूर करते हैं कि वो क्या होता है। अब यहाँ अपरमेय संख्या की बात हम करते हैं। तो अपरमेय संख्या क्या है? जिसको रूट में हम लिखते हैं, रूट अगर 3 है, रूट अगर 7 है, रूट अगर 5 है, ठीक है। तो ये संख्या जो है मेरा अपरमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक सिंबल भी है, एक सिंबल है ये पाई, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पाई जो है वो अपरमेय संख्या है, पर पाई का मान क्या होता है? तो आप जानते हैं कि पाई का मान जो है 22/7 होता है, ठीक है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? तो 22/7 होता है। तो वो जो है पाई का मान 22/7 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये मेरा परमेय संख्या हो जाएगा। पर इस प्रकार से जो लिखा हुआ है तो ये जो है अपरमेय संख्या है।
और दशमलव में अगर लिखा हो 2.5, तो ये दशमलव वाला संख्या जो है ये भी आपको परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 दशमलव को उड़ाने पे नीचे 10 बन जाता है। ठीक है, अगर 5.57 लिखा हुआ है तो फिर आप इसको भी जो है परिमेय संख्या बोल सकते, क्योंकि ये बट्टा में जो है 100 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी ऐसी संख्या है जिसको आप बट्टे के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और वैसी संख्या जिसको हम बट्टा के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक जाने हैं। आगे आशा करते हैं कि आप सभी को जो है आगे और भी जो है संख्या के बारे में हम जानकारी देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बने रहिए।